आज जो हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4, हमारा जो मेजर फोकस है वो किस पे है? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी देखो पीछे आप लोग क्या पढ़ के आए हो, देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, 2 पार्टिकल सिस्टम, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल, कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उनके लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाएगा। उसमें भी हम लोगों ने 2 चीज किया था। जब आपके पास डिस्क्रीट मासेस हैं, ठीक है, उसके लिए हमने XUM, YCUM, ZCUM इनके फॉर्मूले लिखे थे। और अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ शेप्स के सेंटर ऑफ मास निकाले थे, जैसे रिंग का निकाला, सेमी सर्कुलर रिंग का निकाला, डिस्क का निकाला, ट्रायंगुलर लैमिना का निकाला, और किसका निकाला था बताओ? स्फीयर का निकाला, और होलोस्फीयर जो होता है उसके लिए निकाला, और कोन के लिए निकाला। सो बहुत सारी जो मेजर शेप्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर वो आपको करना आता है तो फिर अब कोई भी शेप आती है ना, उसके लिए आप सॉल्व कर सकते हो। उसमें थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह लगता है, तो कोई भी लेक्चर अगर आपने पहले नहीं लिया है तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है डिफरेंट शेप्स का, वो वहां पर आप सीख सकते हो। ऑलरेडी आपके बिटल लिंक पर लेक्चर्स अपडेटेड है। आज का लेक्चर ऐसा नहीं है कि पीछे आपने मिस किया है तो समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यस आनम बोलो बेटा। मैम बिटली लिंक पे जो आपने लिंक डाले हैं वो मैम ओपन ही नहीं होते। आप मेरे को उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजना, कौन सा ओपन नहीं हो रहा। मे बी वहां पर शायद परमिशन जो है वो ग्रांटेड नहीं है आप लोगों को, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी दोबारा से, ठीक है। हो सकता है किसी किसी में ओपन नहीं हो रहा हो, तो वो मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दो कि मैम ये वाला लिंक ओपन नहीं हो रहा है, फिर मैं उसको सभी को बच्चों को परमिशन दे दूँ, ठीक है। यस मैम। चलिए, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक जो पढ़ा था हम लोगों ने, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए n पार्टिकल सिस्टम है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते हैं हम लोग? RCOM, दिस इज इक्वल टू M1 R1 प्लस में M2 R2 प्लस में M3 R3 डॉट 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 अप टू Mn Rn डिवाइडेड बाय में M1 प्लस में M2 प्लस में M3 डॉट 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 अप टू Mn। n पार्टिकल सिस्टम के लिए लिखा हम लोगों ने। तो ये आपके पास वेक्टर है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन हम लोगों ने अलग अलग पार्टिकल्स के जो है पोजीशन वेक्टर्स के साथ ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर हम XUM, YCUM, ZCUM अलग अलग निकाले, आप वो भी निकाल सकते हो। कैसे निकाला था, एक लिख के दिखा देती हूँ। XUM क्या था आपके पास? M1 X1 X1 कॉम्पोनेंट, R2 में से X2 कॉम्पोनेंट, R3 में से X3, क्योंकि R1 जो है पोजीशन वेक्टर, उसमें XYZ तीनों कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आपके Mn Rn डिवाइडेड बाय में M1 प्लस में M2 एंड सो ऑन अप टू Mn, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात पोजीशन की। इससे रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। अब सेंटर ऑफ मास का मोशन हो रहा है, तो मोशन में कुछ टर्म्स होती है जैसे कि वेलोसिटी, और क्या होता है? एक्सेलरेशन, एंड और क्या होता है बेटा? फोर्स। अब आज जो हमारा काम है वो है इन टर्म्स के ऊपर फोकस करना। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास में वाला फोर्स। सो इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखो आपकी जो ये गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूं तो बेटा दोबारा ज्वाइन कर लीजिए अगर मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही है तो। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, इक्वेशन 1 को, तो देखिए dr बाई dt क्या हो जाएगा आपके पास? VCOM, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू M1 dr1 बाई dt। देखो M1 तो कांस्टेंट है, और नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर में ये भी कांस्टेंट है, ये तो सारा बाहर है, ठीक है। मतलब आप क्या कर सकते हो, जो नीचे वाला है उसको तो भूल जाओ, तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है इसके अंदर। इसमें मासेस कांस्टेंट है, R1 R2 R3 का विद रिस्पेक्ट टू t अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास पहला बन जाएगा V1 प्लस में M2 V2 प्लस में M3 V3 अप टू Mn Vn डिवाइडेड बाय में, ये तो एज इट इज आ जाएगा, कांस्टेंट है, M1 प्लस में M2 प्लस में M3 अप टू Mn।
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. ठीक है। No, ma'am. अगर इस इक्वेशन को मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या बन जाएगी? एक्सेलरेशन। Acceleration. डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन। सो आपके पास dv by dt क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का Acceleration. दिस इज इक्वल टू, अब देखो m1 m2 m3 तो कांस्टेंट है, नीचे वाला पार्ट भी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन जब आप दोनों साइड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहां जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो अलग अलग टर्म का विद रिस्पेक्ट टू टी होता जाएगा, यानी d1 by dt, dv2 by dt, dv3 by dt ऐसे चलता जाएगा। तो आपके पास पहला बन जाएगा टर्म एक्सेलरेशन फर्स्ट, फिर m a2 प्लस m a3 और अप टू m n a n डिवाइडेड बाय में m1 प्लस M1 plus m2 M2 plus m3 M3. अप टू mn। सो ये बात सबको क्लियर है? ये तीनों इक्वेशन अभी यूज होने वाली है हमारे न्यूमेरिकल्स में। Yes, ma'am. क्लियर है? देखिए, और यहाँ पर ध्यान रखो, मान लो आपको वेलोसिटी है, जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में निकालनी है, ठीक है, या y डायरेक्शन में निकालनी है या z में निकालनी है, तो आप अलग अलग ओपन कर सकते हो इसको, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है ना। तो आप क्या लिखोगे? v cum ऑफ x डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ मास का कंपोनेंट है वो कैसे निकलेगा? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का कंपोनेंट m1 v1x प्लस में m2 v2x प्लस m3 v3x एंड सो, मतलब x y z के लिए अलग अलग कर सकते हो। वो करता कुछ कर रहे हैं, जैसे फोटो लगा रहा था। गौरव बेटा आपका माइक ऑन है, पहली बार आए हो बेटा क्लास में? गौरव झांगड़ा, चलिए। सो ये तीन इक्वेशंस पे आपको फोकस करना है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे पहला जो न्यूमेरिकल है ये है, मैम अगर फोर्स का करेंगे तो कैसे होगा? फोर्स अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है। फोर्स अभी मैं आपको बताऊंगी उसके बाद। अभी देखो, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो एक बार। जैसे 2 मिनट से आपके पास टाइम है, 8:48 है, 2 मिनट है। ये 1 kg है, ये आपके पास 1 kg है। ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री पे। ये 1 kg 10 मीटर पर सेकेंड इधर जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री पे, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपको सिस्टम का VCUM निकालना है। दिस सिस्टम, ये दो पार्टिकल्स का सिस्टम है, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा वो निकालना है। तो फॉर्मूला सीधा हम अप्लाई करते हैं। VCUM का क्या होता है? m1 v1 प्लस V1 M2 V2 up to M1 V. अब ये तो होता है जब आप वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में रख रहे हैं। अब हमारी वेलोसिटी के पास दोनों कंपोनेंट है, सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं है ना कि x में हो, y में हो, z में। आपको दिख रहा है 2 डायमेंशन में चल रही है कहानी, ठीक है। तो उसके x और y दोनों कंपोनेंट्स हैं। तो आप पहले निकालो VCOM x कंपोनेंट एंड देन निकालो VCOM y कंपोनेंट। देन जो आपके पास एक x कंपोनेंट आएगा, ठीक है, एक y कंपोनेंट आएगा। अब उनका जब आप रिजल्टेंट निकालते हैं वो आपके पास क्या बन जाएगा? VCOM। ये आएगा आपके पास VCOM x कंपोनेंट, ये आएगा VCOM y कंपोनेंट, इनका रिजल्टेंट VCOM, ठीक है, ऐसे आएगा। अब आपका काम है ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट निकालना। जरा सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। मैम x कंपोनेंट आ गया। कितना आया बेटा? मैम 6 मीटर पर सेकेंड। नाम बताइए अपना। मैम अंकिता। अंकिता, वेरी गुड। 6 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। बाकी सभी निकालो, 6 आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ मुझे। यस मैम मेरा भी आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, x कंपोनेंट के लिए वेलोसिटी के x कंपोनेंट चाहिए ना। मतलब इसके जो यहाँ पर, ये मान लो आपके पास v1 हो गया, ठीक है, ये आपके पास v1 है, यस मैम मेरा भी आ गया। आपके पास v2 है। सो अगर इसके कंपोनेंट करते हैं तो इधर क्या आएगा आपके पास? v1 cos 37, यस मैम। और इस डायरेक्शन में क्या आएगा? v1 V1 sin 37. सिमिलरली इधर करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास? v2 cos 37, और नीचे क्या आएगा आपके पास? V2 sin 37. ठीक है। अब 37 का ट्राइंगल तो सभी बच्चों को याद हो गया होगा, बहुत बार मैंने रिपीट कर दिया है। यस मैम। 37 का ट्राइंगल क्या होता है? ये अगर 37 है, इसके सामने 3, इधर 4, इधर 5, ठीक है।
सो अब यहाँ पर लिख देते हैं VCOM का x कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा M1 Vx प्लस में M2 V1x, ठीक है, फिर V2x डिवाइडेड बाय में M1 प्लस में M2। सो M1 क्या आपके पास 1 kg है, V1x ये आपके पास Vx है, V1x, ठीक है। सो ये हो जाएगा V1 cos 37। अभी ये V1 क्या हमारे पास 5 दे रखे है ना, यानी 5 cos 37, cos 37 क्या हो जाएगा बेटा 4/5, 4/5 यस मैम। ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास जो पहला टर्म, ये लिख दिया हमने, M1 लिख दिया, V1x कंपोनेंट लिख दिया। अब M2 क्या है मेरे पास, वो भी 1 kg है, एंड उसके बाद V2x क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास क्या है V2x, इसको पूरी को सॉल्व करेंगे आपके पास 10 cos 37 क्या होता है 4/5 4/5 डिवाइडेड बाय में M1 प्लस M2 यानी कि 2। सो 5 1 जा 5 2 जा, ये कटा ये कटा ये कटा, ये क्या बना आपके पास 4 + 2, सही लिखा है हम लोगों ने, 4 + 2 6 हो गया, तो 6/2, तो 3 आ रहा है। 6 कैसे है आपका, मैम 8 आएगा ना, 4 2 से 8। अच्छा एट यस आएगा। यस, ये मल्टीप्लाई है ना, तो 4 2 8, 8 + 4 12, ठीक है ठीक है, 6 ही आएगा, वेरी गुड, 6 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हम लोग क्या निकाल लेंगे VCOM और Y कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा आपके पास M1 V1y प्लस में M2 V2y डिवाइडेड बाय में M1 प्लस में M2। तो सबका निकल गया हो गया, यस मैम निकल गया कितना आया मैम -1.5 माइनस में 1.5 मीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ पर बता देती हूँ M1 क्या पुट करेंगे हम लोग 1, V1y क्या हो जाएगा आपके पास ये, मैम 3 ठीक है, यहाँ पर मैम 3 ये हो जाएगा V2y। सो V1 की वैल्यू है आपके पास क्या 5 इनटू में sin 37, sin 37 क्या हो जाएगा आपके पास 3/5 3/5 मैम 3/5 प्लस में M2 क्या आपके पास 1, 1 V2y क्या हो जाएगा आपके पास मैम माइनस इनटू में ये होगा V2, ये होगा 10 इनटू में sin 37 इनटू में 10 sin 37 कितना है 3/5 डिवाइडेड बाय में ये तो आपके पास टोटल 2 ही बन रहा है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5 2 जा, ये 5 से 5 गया, सो ये बचेगा 3 मैम 9/2 आ रहा है। प्लस 3 ये आएगा 9, 9 बाय में 2, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर जब V2y आप लिख रहे हो तो नेगेटिव साइन आएगा, राइट, क्योंकि ऊपर वाले साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऊपर वाले डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव। हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज है ना, मैम 9/2 will be 4.5 ना। यस मैम 4.5 होगा। एक सेकेंड रुको मैं चेक करती हूँ, हमारे पास ये आएगा आपके पास माइनस, इसलिए आपके पास आंसर शायद गलत आ रहा होगा, 3 2 6 -3 3/2 आएगा बेटा, ठीक है, माइनस आएगा ना क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास V2y जो कंपोनेंट है। सो यहाँ पर आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन रखते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये बनेगा, यहाँ पर रख रही हूं मैं 3/2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस में 1.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हमारा सवाल क्या था, फाइंड VCOM, पूरा टोटल निकालना है। अब आपने x कंपोनेंट अलग से निकाल लिया, y कंपोनेंट अलग से निकाल लिया, VCOM क्या हो जाएगा हमारे पास, VCOM वेक्टर अगर मेरे को लिखना है VCOM कैसे लिखूंगी मैं, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट दोनों को लिखूंगी ना। यस मैम तो मेरे Yes, पास आया 6i कैप 6 I कैप और -1.5 और ये आएगा -1.5 J j कैप। कैप। अच्छा, ये तो क्या वेक्टर में, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी मैम रूट अंडर रूट में 6 का स्क्वायर -1.5 का स्क्वायर। प्लस में 1.5 का स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है सबको, समझ में आया कैसे निकालना है। यस मैम। चलो एक क्वेश्चन और करो फिर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। पुली प्रॉब्लम्स आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो ना, ठीक है, तो आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। अभी तो हमने पीछे क्या निकाला था VCOM, अब ACOM निकालना है। तो ACOM हम कैसे निकालते हैं, M1 A1 M2 A2,
डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2, ऐसे लिखते हैं। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो हैवियर ऑब्जेक्ट होता है वो नीचे जाएगा विद सम एक्सेलरेशन a, और ये एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो ये एक्सेलरेशन a से ऊपर जाएगा, यस राइट। मैम। टेंशन जो लगता है अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट्स लगता है, और कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इनके ऊपर? एक इसका वेट लगेगा नीचे 2g, इस पे लगेगा 1g। सो आप इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं? एक्सेलरेशन निकालते हैं ना हम लोग पुली प्रॉब्लम्स में, मैम कर सकते Yes, ma'am. ठीक है। मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। एक्सेलरेशन बताओ कितना आएगा, फिर हमें वो जो एक्सेलरेशंस आएंगे दोनों ऑब्जेक्ट के वो हमें फॉर्मूले में पुट करने हैं, ठीक है। जी क्या कितना कह रहे हो रिंकी? जी कितना लेना है? जी को जी रखो, आपके ऑप्शंस में देखो जी एज इट इज रखा हुआ है। मैम G/3 आएगा। g/2, मैम g/3, Ma'am, g/3 G/3 downward. डाउनवर्ड मैम यस जी मैम। बाय 9। आंसर टोटल बता रहे हो मुझे एसीएम का, या सिर्फ ए निकाल के बताया अभी मुझे? नो मैम टोटल बता रहे हैं जी बाय 9। g/9 किधर, डाउनवर्ड अपवर्ड? मैम डाउनवर्ड। चलो चेक करते हैं, बता दूं? यस Yes, ma'am. गौरव है क्लास में? यस मैम। अच्छा, चैप्टर चल रहा है बेटा सेंटर ऑफ मास, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का पहला हिस्सा हम कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास, एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 4, ठीक है। आप क्लास के बाद रुकना, मैं आपसे बात करती हूँ फिर। सो यहाँ से देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एफपीडी तो सबको बनाना आता है, ठीक है। अगर 2 kg वाले को हम चेक करेंगे, नीचे उस पे 2g लग रहा है, टेंशन उस पे t लग रहा है, एंड एक्सेलरेशन इस बॉडी का नीचे की तरफ है। सो 2g माइनस में t, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू में a। समझ में आई इक्वेशन? यस मैम। सेकेंड इक्वेशन अगर हम बनाएं, ये है आपके पास 1g नीचे लग रहा है, टेंशन t ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है ना, तो t माइनस में माइनस g, दिस इज इक्वल टू जो A 1 इंटू में a। ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, 3g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 3a, सॉरी जी, ये आएगा आपके पास 2g माइनस g है ना, तो g बचेगा, तो g इज इक्वल टू 3a। यस तो a क्या हो जाएगा आपके पास? जी बाय 3। g/3, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, अब हमें यहाँ पर देखो एक्स वाई कॉम्पोनेंट जेड कॉम्पोनेंट लेने का ऐसे अलग से रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि एक ही डायमेंशन में काम चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। सो वाई अलग से दिखा के लिख के उसकी जरूरत नहीं, हम यहाँ पर सीधा ही पुट कर सकते हैं, ठीक है। भाई एक एक्सेलरेशन नीचे है और एक एक्सेलरेशन ऊपर है, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लो, नीचे वाले को नेगेटिव ले लो। सो मास अगर मैं ये वाला 1 लूं, ये नंबर 1 है, ये मान लो नंबर 2 है, तो 1 मास कितना है? 1 kg है। A1 कितना है? g/3 अपवर्ड डायरेक्शन में, यस सर। प्लस में m2 कितना आपके पास, एंड A2 आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वैल्यू कितना है? -d/3 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस 2। सो इफ यू विल सॉल्व इट, g/3 चलो बाहर कॉमन ले लेते हैं, सो ये आपके पास क्या बनेगा? -1 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय में 3, सो -g/9। सो यू कैन से कि g/9 डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। क्लियर है सबको? यस मैम। नेगेटिव होगा। पीछे टीवी चल रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, मुझे अभी टीवी देखने का मन नहीं है, बाद में देखेंगे, ठीक है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। चलो फिर एक और सवाल करो। इस तरह का सवाल मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। बाय व्हाट हाइट 30 kg should be shifted so that center of mass rises by 1 centimeter when 10 kg shifted by 7 centimeter upward? किया था ना ये शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन? किया था या नहीं किया था? यस मैम। बताओ फिर कैसे करेंगे। मतलब ये बोल रहा है कि 10 kg को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया आपने 7 सेंटीमीटर, तो 30 kg को किधर शिफ्ट करें, कितना हाइट पे शिफ्ट करें कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाए अपवर्ड डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर से?
कैसे करते थे बताओ, कौन सी इक्वेशन लगाऊं? याद है ये वाली TRCOM M1 TR1 ये वाली लगी M2 TR2 अपॉन में M1 प्लस में M2। जो यहाँ पर DRCOM के ये क्या होता है? चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, DR1 क्या? चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, DR2 चेंज इन पोजीशन ऑफ चेंज इन पोजीशन नॉट सेंटर ऑफ मास। DR1 क्या? चेंज इन पोजीशन ऑफ फर्स्ट मास। DR2 चेंज इन पोजीशन ऑफ सेकंड मास एंड DRCOM चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बस इसमें हमको पुट करना होता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ये नंबर 1 ले लो, ये नंबर 2 ले लो। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि DRCOM 1 सेंटीमीटर से अपवर्ड राइज करना चाहिए, तो इसकी जगह 1 पुट कर दूं। दिस इज इक्वल टू, ऊपर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले को हम नेगेटिव लेंगे। अब मुझे नहीं पता कि 30 kg जो है ऊपर शिफ्ट करना है नीचे शिफ्ट करना है। ठीक है, सो हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वैल्यू ले लेते हैं कि भाई एक्स वैल्यू वो शिफ्ट हो रहा है, मुझे नहीं पता ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है। सो यहाँ से आपके पास M1 क्या है आपके पास, देखो ये 1 है तो 10, इसकी पोजीशन को अपवर्ड डायरेक्शन में 7 से शिफ्ट किया गया है, प्लस में M2 क्या है बेटा 30, और इसको मान लेते हैं हम लोग x शिफ्ट किया गया। ठीक है, ये आपको निकालना है, इसको ऐसे ही रख लो, DR2 रख लो। ठीक है, तो अपने आप वो साइन के साथ ही आ जाएगा DR2। अगर ये पॉजिटिव आता है तो ऊपर शिफ्ट हुआ होगा, अगर नेगेटिव आता है तो नीचे शिफ्ट हुआ होगा। डिवाइडेड बाय में M1 प्लस में M2, तो 10 प्लस में 30, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 40। दिस इज इक्वल टू यस, तो 40 माइनस 70 क्या हो जाएगा -30। दिस इज इक्वल टू 30 DR2 कितना आ गया -1 सेंटीमीटर। यानी आपको 30 kg को 1 सेंटीमीटर से नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि आपका सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर से ऊपर राइज कर जाए। अगर सवाल ये होता कि सेंटर ऑफ मास को आपको हिलाना ही नहीं, ठीक है, वहीं पर रखना है, फिक्स रखना है, तो DRCOM को क्या कर देते हम लोग 0। चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ही नहीं ना, तो DRCOM 0 होता है। समझ में आया? यस मैम। आगे चले, यस मैम। चलो ये वाला सवाल करो फिर आप लोग। इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस आइस मेल्ट्स, फाइंड बाय व्हाट हाइट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स। सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो शिफ्टिंग वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि भाई DRCOM दिस इज इक्वल टू M1 DR1 प्लस में M2 DR2 डिवाइडेड बाय में M1 प्लस में M2। तो इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस आइस मेल्ट्स, फाइंड व्हाट बाय व्हाट हाइट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स। मान लो ये आपके पास है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और इसका मास भी मैं आपको दे देती हूँ स्मॉल m, हाइट मान लो इसका L है। ओके, ये आपके पास आइस ब्लॉक है, 3D ब्लॉक है, आइस 3D ब्लॉक है। तो अब सवाल है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल होगा। फाइंड बाय व्हाट हाइट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स, ये आपको निकालना है, कोशिश कीजिए। गौरव आप समझ पा रहे हो कुछ थोड़ा बहुत? यस मैम। okay, आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैम वर्क डन। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे, वर्क डन तो हो चुका है। अच्छा, क्या लग रहा है वैसे जनरल, अगर आप इसको देख के क्या समझ पा रहे हो? मतलब आइस मेल्ट हो रही है तो सेंटर, मान लो अभी तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, सिमेट्रिक बॉडी है, ज्योमेट्रिक सेंटर पे सेंटर ऑफ मास है। यस मैम। अब अगर वो मेल्ट होगी तो क्या होगा, छोटा होता जा रहा हो तो सेंटर ऑफ मास नीचे आता जाएगा। बोलो, स्क्रीन स्टक है अभी, ठीक है। जुबेर ने निकाला है एक आंसर, 0 के लिए 3 आंसर्स आ गए। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है अंकिता कि 0 आएगा आंसर? मैम वहाँ पे ग्रेविटी फ्री स्पेस लिखा है तो इस वजह से लग रहा है। ऐसे लग रहा है, क्यों फिर ग्रेविटी फ्री होने से क्या लग होगा? रहा है, मतलब पता नहीं।
अलग से आंसर 0 है ना, मतलब मैम ने 0 दिया है स्पेशली, तो 0 ही होगा, राइट। ग्रेविटी फ्री स्पेस होने से क्या हो जाएगा? सोचो, देखिए जब ग्रेविटी स्पेस ग्रेविटी नहीं क्या होगा? उस जगह पर ग्रेविटी मैम नहीं होगी। ग्रेविटी नहीं है तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट नहीं हो। हाँ देखो ये होगा, जैसे ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब है कि चलो मेल्ट हो गया, लेकिन जब तक ग्रेविटी वाला फोर्स नहीं है तब तक वो पानी गिरेगा नहीं ना, वो नीचे कब जाएगा? जब उसको ग्रेविटी पुल करती है। यस मैम। यानी वो पानी वहीं का वहीं मेल्ट होके रखा है, यानी आप बोल सकते हो कि DRCOM जो होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको? सो ये हो जाएगा आपके पास आंसर 0। ठीक है, मैम एक बार और सब सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, तो वहीं का वहीं है। बोलिए। इन ग्रेविटी फ्री स्पेस नो फोर्स विल एक्ट, नो फोर्स विल एक्ट, तो पानी जिधर है उधर ही रहेगा, ठीक है, मेल्ट होके वही होगा। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था एक। अब कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, तो देखिए कुछ तरीके की प्रॉब्लम्स आपको मिलने वाली है नीट का पेपर। अभी विजिबल है बेटा? यस मैम। मान लो अनम है इसके ऊपर, ठीक है, अनम को बहुत मस्ती सूझी है, अनम यहां से जंप कर देती है, ठीक है, तो बोट जो है वो किधर जाएगी? इस तरफ जाएगी, ठीक है। अगर वो जंप करती है तो बोट जो है इधर जाएगी, तो कितनी वेलोसिटी से जाएगी, ये सवाल हो सकता है। सपोज कोई भी आपके पास मंकी है, मान लो मंकी ने ये बलून को पकड़ा, ठीक है, वो उस पर चढ़ना शुरू कर देता है, तो जैसे जैसे वो चढ़ेगा ऊपर की तरफ, जैसे जैसे वो जाएगा तो बलून नीचे की तरफ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। अभी आप उस पर फोर्स लगा के ऊपर चढ़ रहे हो तो वो भी खुद भी नीचे आएगा, तो कितनी वेलोसिटी से नीचे आएगा, सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। या फिर हो सकता है ट्रॉली से रिलेटेड आपको सवाल आ जाए, जैसे मान लो ये आपके पास ट्रॉली है, ओके, इस पे कोई बंदा खड़ा है और अगर वो इस पे चलने लग जाए, ठीक है, और मान लो ये जिस भी सरफेस के ऊपर है ये फ्रिक्शनलेस है, तो जैसे ही वो चलेगा आगे की तरफ तो ये ट्रॉली जो है वो पीछे की तरफ जाएगी, तो कितना वेलोसिटी से पीछे जाएगी। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है, हड्डियां टूटेंगी, हड्डियां तो टूटेंगी, ठीक है, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इसके ऊपर 2 बंदे हो, जैसे बोट का प्रॉब्लम है, मैं बताती हूँ आपको किस तरह की प्रॉब्लम होती है। देखिए बेटा अपना माइक ऑफ रखो। सपोज आपके पास ये मैम ये ट्रॉली वाले को ऑर्डर बता दो। ट्रॉली वाला देखो ऐसे, मान लो आप किसी भी चीज, कोई भी फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर आपने ट्रॉली रखी है, अगर आप ट्रॉली पे चलने लग जाओगे तो ट्रॉली किधर जाएगी? पीछे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। यस मैम। ठीक है, तो कितना वेलोसिटी से जाएगी? इस तरह के सवाल हो सकता है। इसके ऊपर 2 बंदे हैं, ठीक है, और वो एक बंदा इधर जा रहा है, एक बंदा इधर जा रहा है, तो ये जो बोट है किस वेलोसिटी से किस तरफ जाएगी? इस तरह के बहुत तरीके ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं जो आज हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ आज करेंगे, कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? यस मैम। तो ये समझने के लिए ना आपको नेट फोर्स ऑन सिस्टम समझना जरूरी है। अब आता है हमारा फोर्स का कॉन्सेप्ट। अभी देखो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि ACOM क्या होता है आपके पास, M1 A1 प्लस में M2 A2 प्लस में डॉट डॉट अप टू MN AN, सपोज डिवाइडेड बाय में M1 प्लस में M2 प्लस में M3 अप टू MN। ये हमने डिस्कस किया अभी तक, ठीक है। पोजीशन वाला जो सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला था उसे डिफरेंशिएट किया 2 बार, हमारे पास ये फॉर्मूला। स्क्रीन स्टक हो गई। यस मैम। अभी दिख रही है बेटा? यस मैम अब दिख रही है। अब दिख रही है। Okay. अगर स्क्रीन स्टक हो ना तो आप क्या करना,
कोई भी एक मैसेज मेरे को कर देना चैट पे ही, मैं चैट सामने ही रखी हुई है ताकि मैं फटाफट एक बार पीछे आगे करके स्क्रीन को ठीक कर सकूं। ये गूगल का ही प्रॉब्लम है, उसमें कई बार क्या होता है हमको स्क्रीन को आगे पीछे जब हम करते हैं ना तो वो ठीक हो जाता है। ओके, सो ये देखो इस फॉर्मूले से अब हम फोर्स पे लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ACOM इंटू में M1 प्लस में M2 प्लस में, स्क्रीन दिख रही है ना सबको, यस मैम। इज इक्वल टू M1 A1 प्लस में M2 A2 अप टू MN AN। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ना बेटा, 90% ऑफ क्वेश्चंस आपके यहीं से होते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में। तो ध्यान से सुनिए, फॉर्मूले को मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपके पास टोटल मास ऑफ सिस्टम नहीं हो गया? यस मैम। ये आपके पास कोई भी सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, M1 M2 M3 M4 M5 ये सारे। ठीक है, सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ACOM M। M क्या है आपके पास? नेट मास ऑफ द सिस्टम। M नेट मास ऑफ सिस्टम, सबका जुड़ के जो बनता है मास ऑफ सिस्टम। दिस इज इक्वल टू M1 A1 प्लस में M2 A2 प्लस में अप टू MN AN। अभी देखो, क्या ये आपको फोर्स का फॉर्मूला नहीं दिख रहा? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। सो ये आपके पास क्या हो गया, नेट फोर्स F नेट, दिस इज इक्वल टू F1 प्लस में F2 प्लस में F3 अप टू Fn। ये सब वेक्टर क्वांटिटीज, यानी जो नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम है। ठीक है, नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम क्या है? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सिस्टम के अलग अलग पार्टिकल्स में हो सकते हैं, पहले पे F1 लग रहा है, दूसरे पे F2 लग रहा है, तीसरे पे F3 लग रहा है, सभी का अगर मैं वेक्टर सम करती हूँ दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन सिस्टम। ये बात सबको समझ में आ गई? बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? मैम जिन जिन पार्टिकल पर नेट फोर्स लगेगा तो उनको ऐड करेंगे तो हमारा नेट फोर्स निकलेगा। जैसे मान लो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F1 इस डायरेक्शन में, इस पे लग रहा है F2, इस पे लग रहा है आपके पास मान लो इधर F3, इस पे F4, तो इन सबको जब हम वेक्टर समझ के ऐड करते हैं, वेक्टर एडिशन जो होता है, और इनका जो रिजल्टेंट निकलता है वो हम क्या करते हैं, नेट फोर्स के बराबर है। और वो जो नेट फोर्स आता है वो कहाँ लगता है? आप अलग अलग जो सॉल्व करके लिखोगे ना, आप उसको क्या बता सकते हो कि भाई वो जो नेट फोर्स है वो कहाँ लग रहा है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। समझ रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मान लो ये आपके पास है, एग्जाम्पल देते हैं, चलो ये मान लो एक आपके पास बॉल है, ये रोल कर रही है और ये आगे भी चल रही है। क्या कह रहे हो बेटा? स्क्रीन इजी एग्जाम्पल देती हूँ। अभी दिख रही है स्क्रीन सबको? देखिए, मान लो आपके पास एक ब्लॉक है, एक बच्चे ने इस पे फोर्स लगाया इधर, एक बच्चे ने इस पे फोर्स लगाया इधर, एक बच्चे ने इस पे फोर्स लगाया इधर। ठीक है, सो इस पे बहुत सारे तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं। अगर उन सबको मैं वेक्टर सम कर लूं, ठीक है, उनका जो वेक्टर सम करूं, रिजल्टेंट जिस भी डायरेक्शन में आएगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा? नेट फोर्स। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, अब जैसे इसको हम हमारे जो चैप्टर है उसमें उसकी सेंस में समझे तो फॉर एग्जांपल ये वाला ही सिस्टम है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। अब ये आपके पास सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सपोज इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, एग्जाम्पल है कि ये आपका सेंटर ऑफ मास है। तो देखिए, अब इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अलग अलग पार्टिकल पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर सबका हम वेक्टर सम करें तो इस सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स आ जाएगा। यस मैम। एंड सपोज आपके पास ये जो आप सिस्टम है ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, अगर सिस्टम मूव कर रहा है तो नेट फोर्स जो सिस्टम पे बन रहा होगा उसकी वजह से मूव कर रहा होगा। यस और नो? यस मैम। कुछ कैंसिल हो जाएंगे, कुछ ऐड हो जाएंगे, कुछ एंगल्स के थ्रू रिजल्टेंट बन के ऐड हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ नेट फोर्स बनेगा जो उसको मूव कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो नेट फोर्स है
अलग अलग आपके पास, जैसे सिस्टम को अगर हम देख रहे हैं, अलग अलग फोर्सेस को ना देख के हम क्या कहते हैं कि जो आपके पास फोर्स नेट है वो लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे। अगर मैं सीधा नेट फोर्स निकालूं और सेंटर ऑफ मास पे लगाऊं तो मेरे पास मोशन की इक्वेशन बन जाती है कि एफ नेट क्या होगा आपके पास, इस सिस्टम का जो मास है इनटू में ACOM। यस नंदनी बोलो बेटा। मैम एक बार रिपीट कर दो, मेरा नेट इशू हो गया। अच्छा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखो मैंने अभी तक आपको ये बताया है कि एक सिस्टम के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं अलग। मान लो एक सिस्टम क्या है, जैसे मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है मास m1 का, एक ऑब्जेक्ट है मास m2 का, ठीक है। अगर हम इसको Yes, फोकस ma'am. पे देखें तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F1 पे ड्यू टू 2, एक इधर फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1। फोर्सेस लग रहे हैं। Yes, ma'am. सिस्टम में दो फोर्सेस है अब हमारे पास, इन दोनों को हम देखें तो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में नेट फोर्स क्या बन रहा है मेरे पास, 0 बन रहा है। 0। ठीक है। सो इसी से मैं आपको बताती हूँ, जैसे नेट फोर्स आपके पास 0 बन रहा है तो आप क्या बोलते हो कि ACOM 0 होता है। ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सिस्टम के ऊपर अगर आपके पास नेट फोर्स 0 लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होता है। क्यों 0 होगा बेटा, एफ नेट क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ACOM। अगर ये 0 है, मास तो 0 नहीं होगा, कांस्टेंट है, सिस्टम का मास Yes, तो 0 ma'am. नहीं होगा, तो ACOM 0 होगा ना। तो ये हम Yes, 100% श्योर है कि अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए तो उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। अगर सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कुछ बच जाता है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला मैं आपको बता रही थी, दोबारा वही रिपीट कर रही हूँ कि इसके अंदर मान लो सभी पार्टिकल्स का जो फोर्स है वो कैंसिल आउट नहीं होता और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स बच गया, तो इसके पास ACOM होगा ना, इसके सेंटर ऑफ मास का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, राइट। Yes, ma'am. जैसे मान लो एक और एग्जांपल जो मैं आपको बॉल वाला बता रही थी, जैसे बॉल है, बॉल रोल करती है, रोल करते हुए आगे भी जा रही है। अब अगर मैं इस बॉल के हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन देखूं तो डिफरेंट है, हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, ये रोलिंग में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये घूम रही है आगे और घूम भी रही है और आगे भी जा रही है, तो किसी ना किसी नेट फोर्स की वजह से आगे जा रही होगी। आगे कौन लेके जा रहा है इसको, नेट फोर्स लेके जा रहा है, और दैट इज इक्वल टू मास ऑफ दिस बॉल। मान लो मास इसका है m, और जो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसके हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन डिफरेंट है, ठीक है। जब हम Yes, इसको ma'am. मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं तो इस बॉल को हम स्टडी कैसे करें कि इस बॉल पे नेट फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। जो सेकंड लॉ है, जो हमारे पास सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्या होता है हमारे पास कि भाई जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो जो भी हम स्टडी कर रहे थे ना वहां पर एक्चुअली हम नेट फोर्स कहाँ देख रहे थे, सेंटर ऑफ मास पे देख रहे थे। अलग अलग पार्टिकल को तो हमने स्टडी नहीं किया ना। हम ये हाँ, सोचते हैं कि जितने भी सारे फोर्सेस उस सिस्टम के ऊपर लगे होंगे उनका जो वेक्टर सम करेंगे वो आता है नेट फोर्स। वो नेट फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। और हम बोलते हैं कि अब सेंटर ऑफ मास किस एक्सेलरेशन से चल रहा है। हम अलग अलग पार्टिकल को स्टडी नहीं करते, अदरवाइज तो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे ये वाली बॉल है, बॉल के हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलग है, हर एक पार्टिकल पे फोर्स है, फोर्स होता है तभी तो एक्सेलरेशन होता है। उनका जो वेक्टर सम बनेगा वो एक नेट फोर्स बनेगा जो आगे चल रहा है। वो नेट फोर्स किधर एक्ट करता है, सेंटर ऑफ मास पे। क्लियर है सबको। अब ये तो है जब आपके पास नेट फोर्स होता है तो सेंटर ऑफ मास का भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन Yes, होता है। ma'am. लेकिन अगर सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, तो उस केस में हमारे पास ACOM क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम 100% श्योर है अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 तो ACOM 0। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास F नेट सिस्टम पे 0 है, आप बोल रहे हो ACOM 0 होगा, तो VCOM के बारे में आपका क्या ख्याल है, व्हाट इज VCOM? मैम BCO में या तो कांस्टेंट होगा या फिर 0। यस, एक्सेलरेशन dv/dt। अगर ACOM 0 है इसका मतलब Yes, ma'am. VCOM कांस्टेंट है। Constant. कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। अच्छा ये तो Yes, बात हो गई ma'am. जब हम सिस्टम का पूरे की बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ACOM 0 है
तो क्या इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है a1 a2 अप टू an वो 0 हो जाएंगे? यस मैम। नो नो मैम। नो। देखो ये आपके पास सिस्टम है, मान लो सिस्टम का हर एक पार्टिकल है, सबके ऊपर एक मान लो फोर्स F1 लगा, इस पे F2 लगा, इस पे F3 लगा, तो मान लो कुछ नेट फोर्स निकल के आया इस डायरेक्शन में जो कि सेंटर ऑफ मास पे हम लगा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स 0 हो सकता है, इनका वेक्टर सम 0 है ना, अलग अलग F1 F2 F3 तो 0 नहीं है। हो भी सकता है किसी No, पार्टिकल ma'am. पे फोर्स ना लग रहा हो, लेकिन आप ये बोलेंगे कि अलग अलग पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो, ये जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? मैम एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास नेट फोर्स पर डिपेंड करेगा क्या? क्या दोबारा बोलो? मैम एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास फोर्स नेट फोर्स पर डिपेंड करेगा क्या? एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का नेट फोर्स पे डिपेंड करता है। नेट फोर्स 0 हो सकता है, मान लो एक आपके पास फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, ये तो 0 हो गया ना नेट। एक ही सिस्टम मान लो, ये वाला जो मैंने बताया है, ये वाला मान लीजिए कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ग्रेविटी वाला फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये? ग्रेविटी फोर्स। एंड ग्रेविटी फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं, तो सिस्टम के ऊपर तो नेट फोर्स 0 है ना। यस मैम। लेकिन मुझे बताओ मास m1 और m2 को अगर हम अकेले देखें, मास m1 के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, m2 उसको खींच रहा है, तो उसके पास तो एक्सेलरेशन है, यस मैम। और m1 m2 खींच रहा है उसके पास भी एक्सेलरेशन है। सो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ये बात सबको हजम हो गई? यस मैम। अच्छा चलो ये तो समझ में आ गया, ACM 0 है, फिर हम बोलते हैं VCM कांस्टेंट है। तो इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में क्या ख्याल है आपका? 0 होगा या नहीं होगा या पता नहीं? What do you मैम think? 0 नहीं होगा। Zero 0 नहीं नहीं होगा। अभी आप बोल रहे हो कि इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो, जरूरी नहीं। अब एक्सेलरेशन अगर है तो चेंज इन वेलोसिटी से ही तो एक्सेलरेशन आता है ना, तो V1 V2 V3 ये सब Yes, क्या हो ma'am. जाएगा आपके पास? वेरिएबल, वेरिएबल। नॉट 0। जरूरी नहीं 0 हो, जरूरी नहीं 0 हो सकता है किसी पार्टिकल पे फोर्स नहीं लग रहा हो तो उसके लिए पर्टिकुलर वेलोसिटी 0 हो जाए, इसलिए बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं कि वो 0। ये बात सबको डाइजेस्ट हो गई है? यस मैम। यस मैम। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। इफ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 ऑन सिस्टम, देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज 0। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 0 है तो VCM कांस्टेंट है, बट इंडिविजुअल पार्टिकल्स की एक्सेलरेशन और वेलोसिटी 0 हो ये कोई जरूरी नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ। अब मान लीजिए आपके पास F नेट ऑन सिस्टम 0 है, फिर आप क्या बोलते हो? ACUM 0 है, VCUM कांस्टेंट है, यही बोलते हैं हम लोग। एंड इफ सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है तो क्या होगा? VCUM के बारे में बताओ क्या होगा? मैम 0 होगा। यस अब होगा, अब होगा VCUM 0। तो जो एक स्टूडेंट ने भी बोला था या तो 0 होगा या कांस्टेंट होगा, तो 0 कब होता है बेटा? जब इनिशियली अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो इनिशियली जो उसका वेलोसिटी था वही बाद में होगा। समझ में आई ये बात? जैसे मान लो Yes. आपके पास एक सिस्टम है, सपोज सिस्टम कैसे बताऊं मैं आपको, फॉर एग्जांपल कोई आइडिया आपको आ रहा दिमाग में? जैसे मान लो नेट फोर्स सिस्टम पे 0 हो, मतलब उसके अंदर इंटरनली फोर्सेस हो सकते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल के पास फोर्सेस हो सकते हैं, उनकी एक्सेलरेशन हो सकती है, उनके पास वेलोसिटीज हो सकती है, बट नेट सिस्टम पे 0 है, उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, VCUM कांस्टेंट होगा। बट अगर इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है तो आपके पास VCUM क्या होगा? 0 होगा। समझ में आई ये बात? पक्का? इससे एग्जाम्पल सोचो जरा, कोई भी एग्जाम्पल सोचिए जरा।
ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है तो बाद में भी वो रेस्ट पे होगा। कोई भी एक एग्जाम्पल सोच के बताओ कैसे कनेक्ट करें इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला ले, बोट वाला लेते हैं, ठीक है। सपोज किसको चढ़ाया था हमने बोट पे, कौन था वो? अनम। अनम। सो अनम ने सपोज इस पे से जंप किया सपोज, ठीक है। सो देखिए नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम, मान लो ये वाटर में ही है, अनम ने बोट पे से जंप किया। अब अनम को बोट पे से जंप करने के लिए मोमेंटम कहां से मिलता है बेटा? उसको वो मोमेंटम कहां से मिलेगा? जब ये बोट इस तरफ खिसकेगी तभी तो वो जंप कर पाएंगे ना। यस मैम। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें सिस्टम की बात करें तो सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। यहाँ पर क्या है? एफ नेट 0 है। सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं है, उसने बोट पे लगाया, बोट ने उसके ऊपर लगाया, ठीक है। तो सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास था, मतलब इसका जो ACOM होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। VCOM आपके पास कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंड अगर मैं आपको ये कंडीशन दे दूं कि इफ इट इज इनिशियली एट रेस्ट, इफ इट इज इनिशियली एट रेस्ट, तो हम क्या लिखेंगे? उसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास होगा वो 0 होगा। यस। अगर वो रेस्ट पे था, ठीक है, और उस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, सपोज ये रेस्ट पे, इसको मानो, इसको इस पर्सपेक्टिव से समझो कि ये रेस्ट पे है, इस पे लगने वाले नेट फोर्स क्या है? 0 है। नेट फोर्स नहीं है तो इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है सेंटर ऑफ मास के पास। अब एक्सेलरेशन 0 हो गया, और एक्सेलरेशन 0 था तो हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब जो पहले था वही बाद में होगा। अब पहले क्या है? पहले क्या है? 0। उसने जंप कर दिया, उससे पहले क्या था? 0 था ना। जंप करने के बाद भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, समझ में आई अब बात? यस मैम। दोबारा से किस पर्सपेक्टिव से देखना है कि अनम इस पे है, बोट पे है, उसने जंप किया, ठीक है। तो उसने जंप किया, बोट ने उस पे फोर्स लगाया, उसने बोट पे फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है, ठीक है। एक्सेलरेशन सिस्टम का 0 है। सेंटर ऑफ मास इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इसका मतलब कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब है पहले और बाद में एक जैसा रहेगा। पहले वो क्या था? मैम जब हमें रेस्ट पर नहीं दिया रहेगा कांस्टेंट होगा, हाँ, और जब रेस्ट पर दिया अगर वो रहेगा रेस्ट पे नहीं है, अगर वो, यस वेरी गुड क्वेश्चन, अगर वो रेस्ट पे नहीं है तो वो जिस भी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा उतनी ही वेलोसिटी से वो बाद में मूव करेगा। अगर मान लो आपके पास सिस्टम रेस्ट पे नहीं है, मान लो ये जो सिस्टम है ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था और अब उसने जंप कर दिया, ठीक है। सो नेट फोर्स तो अब भी 0 है, उसने बोट पे लगाया। ACOM अब भी 0 है, VCOM अब भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अब उसके पास इनिशियली वेलोसिटी है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी उसके पास है, तो से चलता रहेगा। लेकिन अगर वो रेस्ट पे था तो उसके पास VCOM 0 था। रेस्ट पे है मतलब क्या? बॉडी मूव ही नहीं कर रही ना, तो उसके सेंटर वेलोसिटी होगा, तो बाद में भी क्या रहेगा? 0 ही होगी। हो गया हजम? यस मैम। अब इसका कुछ क्वेश्चन कर, जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 2 ही क्वेश्चन करेंगे, देन आई विल एंड दिस सेशन। सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट व्हेन मोहित कम्स टू अनदर कॉर्नर ऑफ द बोट? इस पे एक स्टूडेंट खड़ा है, मोहित, 60 kg उसका वेट है, 40 kg बोट का वेट है, बोट पानी में है, 4 मीटर उसका विड्थ है, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाता है, ठीक है। सो सवाल क्या है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट? तो पहली बात, अगर वो आगे चलेगा तो बोट पीछे जाएगी, राइट। वो बोट पे फोर्स लगा रहा है, बोट उस पे फोर्स लगा रही है, तभी वो जो है मोशन हो रहा है उनके बीच में। तो यहाँ पर आपके पास बोट पीछे चलेगी, ये आगे चल रहा है, ये मान लो V2 है, ये आपके पास मान लो V1 वेलोसिटी से आगे चला है, ठीक है। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट व्हेन मोहित कम्स टू अनदर कॉर्नर ऑफ द बोट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो सबसे पहली बात, आपको सिस्टम पे कोई नेट फोर्स दिख रहा है बेटा?
दिख रहा है क्या? एफ नेट 0, एफ नेट क्या आपके पास? एफ नेट 0 मतलब ACUM 0 यानी VCUM कांस्टेंट। constant अब आपको पहले ही बोल दिया इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, यानी VCUM क्या हो गया? अब VCUM का फॉर्मूला आपको सबको पता है, M1 V1 प्लस M2 V2 बाय में। बेटा अपना माइक ऑफ रखिए जिसके घर में शोर आ रहा है। हाँ, M1 V1 प्लस में M2 V2 बाय में M1 प्लस में M2। अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। VCUM आपके पास आ गया ना 0, रख दो 0। यस मैम। ये तो आपके पास 0 हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा, यानी M1 V1 इक्वल M1 V1 प्लस M2 V2 दिस इज इक्वल टू 0। तो जब भी आपके पास नेट फोर्स 0 हो और इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे हो तो ये इक्वेशन आप उठा के सीधा भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ VCUM 0 है। तो यहाँ पर देखो M1 क्या आपके पास? मोहित का मास 40 kg। V1 क्या है आपके पास? अच्छा हमको निकालना V1 नहीं निकालना ना, हमको क्या निकालना है? सॉरी, हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला क्या था? D होगा RCOM DRCOM दिस इज इक्वल टू M1 DR1 प्लस में M2 DR2 डिवाइडेड बाय में M1 प्लस में M2। अभी देखो अगर VCUM 0 है तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? अगर वेलोसिटी ही नहीं है, स्पीड ही नहीं है उसके पास, तो जिधर था उधर ही होगा। सेंटर ऑफ मास में क्या चेंज होगा? ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? M1 DR1 प्लस में M2 DR2 दिस इज इक्वल टू 0। अभी जितना भी इस तरह के आपको सवाल मिले ना, कई बार बहुत जगह जो वेलोसिटीज है उसमें कंफ्यूजन होगा, तो आपको ये सवाल करने ग्राउंड के रेफरेंस से, ग्राउंड से आप सारी चीजें देख रहे हो, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना पोजीशन आगे गया, कितना पोजीशन पीछे गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब सपोज जब ये आगे जा रहे हैं, ये कितना आगे जाएगा? 4 मीटर, ठीक है। ये मान लो कुछ बोट ऐसे है, जितना नीचे है उतना ही ऊपर है, ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर है, ठीक है। सो ये 4 मीटर आगे जाएगा, मास M1 DR1 4 मीटर आगे जाएगा, तो बोट कितना पीछे जाएगा ये सवाल है ना। मान लो x पीछे गया, x पीछे गया, तो अगर आप ग्राउंड के रेफरेंस से उसको देख रहे हो तो आपको क्या लगेगा? क्या वो 4 मीटर आगे चला गया? अगर वो 4 मीटर बोट के एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है, उस समय पर बोट भी पीछे जा रही है, तो आपको 4 से कुछ ना कुछ कम लगेगा ना। मान लो आप एक बंदा ट्रॉली के ऊपर भाग रहा है, ठीक है, और ट्रॉली पीछे जा रही है, तो आपको लगे ना उसकी स्पीड कम है, ठीक है। सो उसी तरीके से जो रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट्स थे कि अगर मान लो आप उसके ऊपर चल रहे हो और वो जो जिस चीज पे आप चल रहे हो वो पीछे चल रही है, तो मान लो अगर आपने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया बट आप ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ कम दिखाई देगा। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? M1 के आपके पास 60 kg इनटू में DR1 चेंज इन पोजीशन ऑफ दिस पर्सन कितना होगा आपके पास? 4 माइनस x महसूस होगा। जितना वो आगे गया उसमें से जो पीछे गया वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4 माइनस x प्लस में M2 कितना आपके पास? 40 एंड DR2 क्या आपके पास? माइनस x टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 60 इंटू में 4 माइनस x और आपके पास क्या है? प्लस में 40 इंटू में माइनस x इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ये गया 2 2 4 2 3 6, तो 4 3 12 माइनस में 3x प्लस सॉरी माइनस में 2x इक्वल्स टू 0। सो 12 माइनस में 5x इक्वल्स टू 0। सो 5x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 5 कितना होगा आपके पास? 2.4 मीटर। सारा सवाल था 2.4 मीटर। अब मेरा आंसर आया क्या? पॉजिटिव आया ना, 2.4 मीटर पॉजिटिव। x की वैल्यू मेरे पास आई पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आनी चाहिए थी। एक मिनट लेट मी चेक।
आंसर बैकवर्ड आना चाहिए। नेगेटिव दोबारा है, एक माइनस छूट गया था। कौन सा माइनस छूटा है हमारे पास? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आएगा। एक मिनट चेक करो क्या मिस्टेक है। -5x था ना। मैम लास्ट सेकंड में। यस मैम -5x कहाँ पर? मैम 16 यहाँ to 14 4 minus x। नहीं कट जाए। एक सेकंड रुको, लेट मी चेक। 16 to 4 minus x प्लस में 14 into में माइनस x, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये तो ठीक है। सो 0 0 गया, 2 to the 4 2 to the 6, ठीक है, -3x, ठीक है, -2x इक्वल्स टू 0, फिर -5x इक्वल्स टू 0। मेरा तो पॉजिटिव ही आ रहा है। यस हर्षित बोलो बेटा। अच्छा अच्छा, हमने x ऑलरेडी पीछे लिया है ना। हमने क्या लिया है? हमने x को लिया पीछे भी, पीछे की तरफ बोट x ली थी हम लोगों ने। तो x आपके पास क्या आएगा? जो भी आंसर आएगा वो बैकवर्ड में ही आएगा। 2.4 बैकवर्ड। आई बात समझ में? मतलब हमने ऑलरेडी उसका डायरेक्शन सेट कर रखा है ना। यहाँ पर हमने क्या किया था कि भाई x पीछे की तरफ मूव किया है और वो आपके पास आंसर आ गया पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं जनरल सेंस में लिखती x कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से, फिर मैं बताती। मैंने ऑलरेडी उसका डायरेक्शन सेट कर दिया। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? यस एक सवाल कर ले, इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। यस मैम। चलो एक सवाल और करते हैं, ये वाला मंथली वाला प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग होता है ना। नहीं हर्षित, 12 minus 5x इक्वल्स टू अगर 0 है, सो 5x इक्वल्स टू 12 आएगा। -5x उधर जाके प्लस हो जाएगा ना बेटा। हाँ, तो वो इसलिए आपके पास पॉजिटिव आया क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डायरेक्शन पीछे लिया हुआ है। अब जो भी आंसर आया पीछे ही आया ना। या पता लगा मुझे, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। By what distance the balloon shifts downward when monkey reaches topmost point? यानी वो L डिस्टेंस कवर कर गया। इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। ठीक है, तो देखिए इसको मैं फटाफट कराऊं या प्रैक्टिस करना है बताओ? करोगे ट्राई? By what distance the balloon shifts downward? तो फॉर्मूला वही लगना आपके पास, DRCOM, दिस इज इक्वल टू M1 DR1 प्लस में M2 DR2 बाय में M1 प्लस में M2। और देखो सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 है। मंकी ने बलून पे लगाया, बलून ने मंकी पे लगाया। ठीक है, उस थ्रेड से उसने लिया ना, उसको खींचा, समझ रहे हो? यस मैम। और वो उसको ऊपर से खींच रहा है। सो यहाँ पर नेट फोर्स ऑन सिस्टम क्या है? F net इक्वल्स टू 0 है, ACOM 0 है, VCOM कांस्टेंट है, बट दिया क्या है? इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, सो VCOM क्या है? 0 हो गई। ठीक है, VCOM 0 मतलब कि DRCOM क्या हो जाएगा? 0। फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? M1 DR1 प्लस DR2 इक्वल टू 0। ठीक है, M1 क्या आपके पास? स्मॉल m, DR1। अभी देखो ये सब कुछ आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही देखोगे। अभी तो नहीं अटक रहे ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू वाली प्रॉब्लम में, आगे अटकोगे जब आपको एक दो वेलोसिटीज मिलेंगी ना तब। अब यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है, आप इसको देख रहे हो, मान लो यहाँ से देख रहे हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हो आप इसको अपनी सुंदर सुंदर आंखों से। ठीक है, सो यहाँ से देखिए, अगर ये ऊपर जा रहा है, मान लीजिए ये मंकी जो ऊपर जा रहा है, तो बलून भी तो नीचे आ रहा है ना। आ रहा है या नहीं आ रहा? यस मैम। उसने L डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट बलून भी तो नीचे खिसक गया। यस मैम। तो आपको जो डिस्टेंस ट्रेवल दिखेगा, एक्चुअली उसने L डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, लेकिन साथ के साथ बलून भी नीचे आ रहा था। उसने पूरा थ्रेड कवर किया, थ्रेड जितना भी था जहां तक वो बलून से लगा हुआ था, उसने सारा पकड़ के खींचा, तो L तो उसने ट्रेवल किया, लेकिन बलून खुद नीचे आ रहा था। तो अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हो
तो उसने कुछ ना कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो dr1 आपके पास क्या हो जाएगा, L x L minus x नीचे आ गया, प्लस में m2 क्या है, m को x नीचे आया है, जो नीचे आया उसको हम नेगेटिव साइन है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में चल रहा है ना, दिस इज जीरो। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो m l माइनस में m x माइनस minus कैपिटल m x, सो x कॉमन, स्मॉल m प्लस में कैपिटल M, सो x की वैल्यू कितना आ गई, ml बाय में, दिस इज योर आंसर। समझ में आया? तो बाय व्हाट डिस्टेंस द बलून शिफ्ट्स डाउनवर्ड, m l बाय में स्मॉल n प्लस कैपिटल M। कैसे आया देखो बेटा, यहां से यहाँ आया माइनस एम एक्स, यहाँ आया माइनस कैपिटल एम एक्स। अब ये माइनस वाली दोनों टर्म में ले गई जीरो वाली साइड पे, तो पॉजिटिव हो जाएंगी, उसमें से x को कॉमन ले लो, स्मॉल m प्लस में कैपिटल M बच गया, x को एक तरफ रखो, मल्टीप्लीकेशन वाला इसके नीचे आ गया। समझ में आया? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। तो इससे रिलेटेड अब आप डीक्यूपी सॉल्व करेंगे। अभी तो हमने पोजीशन बीआरसीयूएम इसके ऊपर काम किया, जैसे वीसीयूएम अगर जीरो है तो डीआरसीयूएम जीरो है, इसके ऊपर काम किया। अगली बारी में अलग अलग वेलोसिटीज से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? इसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ, आज के सेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी तरीके की तो बताऊंगी। No, ma'am. अगर दिक्कत नहीं है तो आप लोग जा सकते हो, और जिसको मैंने बोला था एक बार वो रुक जाए।